जोश, नए उमंग, नए मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं विच इज जेनेटिक डिसऑर्डर। नाम तो आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में, किसी न किसी एग्जाम में तो सुना ही होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं। अभी तक जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई, जिन जिन भाइयों ने, जिन्होंने भी ये वीडियोस देखी, प्लस ने सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया और मेरे को बताया कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, तो उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे अदर वीडियोस मेडिकल से रिलेटेड सारी बनाता रहूंगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको आसान भाषा के अंदर आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप प्लीज मेरे को बताना। और अभी मैंने लास्ट एक हफ्ते से वीडियो डालनी शुरू किया, 110+ सब्सक्राइबर आ गए, तो उसके लिए सच में तहे दिल से धन्यवाद। जब आप सपोर्ट करते हो तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और अदर वीडियोस बनाऊं मेडिकल से रिलेटेड, जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर हेल्प करे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज पूरी वीडियो देखा कीजिए, जिससे कि आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आए। समझ में आ रहा है तो सिर्फ खाली उस टॉपिक को समझने के लिए, कंप्लीट के लिए आप वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब करके जाना, नॉट फॉर मी, फॉर यू, बिकॉज आपको भी नौकरी लगना है, सभी को नौकरी लगना है, तो पूरी वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक विच इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर बात करें तो भाई नाम से पता चल रहा है वो डिजीज, वो डिसऑर्डर जो जन्मजात हो, जेनेटिक हो, यानी कि इनहेरिटेड हो, यानी कि मम्मी पापा से आया हो, या फिर आपकी जो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज इन द सेल, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कोई भी क्रोमोसोम्स, जीन्स जिनके अंदर भी कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है विच इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है? लिख लेना, याद कर लेना, रट्टा मार लेना कि जेनेटिक रिलेटेड टू द जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप नॉर्मल फिजियोलॉजी बताता हूं मैं आपको कि भाई क्या होता है। देखो, जो भी आदमी होता है, औरत होता है, उनके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ में आ रहा है? कितने होते हैं? देखो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और 46 को अगर आप उन पेयर के अंदर लिखे तो 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। अब इन 23 पेयर्स में से अगर मैं ऐसे लिख दूं 22 प्लस में 1 या फिर 44 प्लस में 2 तो सही है ना? अगर 23 पेयर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 22 होते हैं, अगर 22 जो पेयर होते हैं, दीज आर नोन एज ऑटोसोम्स। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। भाई देखो ये तो गए ऑटोसोम्स, 22 प्लस में 1 पेयर्स होते हैं, और जो ये एक पेयर बचता है विच इज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम वही है। अगर इसको पेयर के अंदर नहीं लिखे, डबल करके लिखेंगे तो भैया 44 प्लस में 2 यानी कि 22 का 44 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और 1 का 2 भाई नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये जो होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, और ये जो होते हैं दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये होते हैं अपने पास में ऑटोसोम्स। अगर इन 22 के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई एबनॉर्मलिटी होती है, तो उस प्रॉब्लम को क्या कहा जाएगा? ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। देखो भाई जो डाक पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं? डाकिया तो कहते हैं। तो भाई जो ऑटोसोम्स के अंदर प्रॉब्लम होगी तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। और अगर सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होते हैं तो उसके अंदर सेक्सुअल जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे वो आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, तो आसान सी बात है। अब इसके बाद में शुरू करते हैं इससे रिलेटेड एबनॉर्मलिटी। ये तो थी हल्की सी ऊपर की फिजियोलॉजी जो अपने हर इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मली पाई जाती है, ठीक है। अब अगली शुरू करते हैं इससे रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज। याद रखना, समझ लेना, ऑटोसोम्स 22, सेक्स क्रोमोसोम्स 1 पेयर होता है या फिर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं आखिरी के, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं एबनॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटी शुरू करते हैं, दैट इज फर्स्ट जो अपने पास में एबनॉर्मलिटी इज प्रेजेंट विच इज ट्राइसोमी।
देखो भाई, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं हर कोई एग्जामिनेशन के अंदर पूछते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो याद रखना, ट्राइसोमी यानी कि ट्राई यानी कि तीन, ठीक है, और सोमी यानी कि सेट ऑफ पेयर्स या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। यानी कि भाई किसी भी, देखो इसके आगे डेफिनेशन बताऊं, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज ए एक्सेस क्रोमोसोम, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है किसके अंदर, भाई किसी के अंदर भी आ सकता है सर, जितने भी 23 पेयर्स होते हैं उसमें से किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर किसी भी एक पेयर के ऊपर अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, दैट इज नोन एज ट्राइसोमी। यानी कि कोई भी एक पेयर के ऊपर क्रोमोसोम आने के बाद में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे उस पेयर पे, 3 हो जाएंगे, 2 तो पहले ही थे, ठीक है, और एक और आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। यानी कि 22 प्लस में 1 था, ठीक है, यानी कि 23 था, 23 पेयर्स थे अपने पास में। इस 23 पेयर्स पे अगर भाई जैसे कोई 2 पे, 4 पे या फिर 8 पे या फिर किसी पे भी, यानी कि XYZ किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर, पेयर के ऊपर अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, कहीं से भी आ जाए, ठीक है, चाइना की तरह आ जाए, जो कोरोना वायरस फैला रखा है, सेम एज लाइक अगर कोई एक कोरोना वायरस यानी कि एक क्रोमोसोम इसके ऊपर किसी पे भी आ जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा सर ट्राइसोमी, ठीक है। आसान से फिर से समझ लेना कि देखो ट्राइसोमी का मतलब बस खाली ये होता है कि किसी भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा आके कूद जाता है, चिपक जाता है। यानी कि अगर कोई एक कपल है, एक कपल के बीच में कोई बाहर से आदमी आके उस कपल के बीच में एक्स्ट्रा बन जाता है, कबाब में हड्डी बन जाता है, दैट सिनेरियो, दैट कंडीशन इज सेम एज लाइक दिस। यानी कि एक क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, वो होती है ट्राइसोमी, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद में सर ये ट्राइसोमी सर कोई भी हो सकती है। अगर भाई देखो 22 पेयर्स पे आ रही है, जब तो होगी सर ऑटोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, ऑटोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और अगर ये 23rd पेयर पे आ रही है तो फिर भैया सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगी, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये तो ऑटोसोम से रिलेटेड, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होगी, ठीक है। इतना सा आसान था, ज्यादा बड़ा नहीं था इसके अंदर कि भाई आपको 23 पेयर्स के सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं भैया प्रॉब्लम कौन सी होती है। देखो ये लिख लेना। अब आती है भैया प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले अगर 13वें क्रोमोसोम के ऊपर, 13th क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। वो सिंड्रोम जो पटाउ कहलाता है। पटाउ एक जगह है थाईलैंड के अंदर घूमने लायक, तो आप उससे याद रख लेना पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। देन फिर उसके बाद में सर 18th पे आ जाता है, दैट इज नोन एज एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। याद रखना, अगर याद रखने तरीका ये है, देखो इसको 8 को हाफ काट देंगे तो भाई 3 तो बनेगा, या 8 बन गया, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना कि भैया 8 को अगर आधा काट देंगे तो एडवर्ड सिंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। और याद रखना इसको। फिर उसके बाद होता है 21st क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन हर दुनिया जानती है, हर कोई जानता है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो भैया 21 सिंड्रोम के ऊपर 21 क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई एब्नॉर्मलिटी आती है व्हिच इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। तो ये थी ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल ट्राइसोमी होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। अब ये तो हो गई ऑटोसोम से रिलेटेड। अब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्स इनहेरिटेड जो डिजीज होती है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं भैया? भैया ज्यादा नहीं होते, एक होता है, एक क्रोमोसोम होता है, या तो XY होता है या फिर XX होता है, ठीक है। अगर 46 प्लस में XX, ठीक है, और ये तो गई नॉर्मल, ठीक है, 44
4xx हो जाती है, ये तो भी नॉर्मल, ठीक है। और अगर इसके ऊपर एक x और आ जाए, ठीक है, एक x और आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सुपर वीमेन, ठीक है। और अगर एक 44 प्लस में एक्स वाई और एक वाई और आ गया, तो ये सुपरमैन, भाई वो सुपर वीमेन तो ये सुपरमैन। लेकिन इस कंडीशन को कहा जाता है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, जो कि किसी भी एक सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है जो आदमी के अंदर पाया जाता है, दैट इज नोन एज क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। और ये होता है सुपरमैन या फिर क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। और अगर सुपर वीमेन यानी कि ट्रिपल एक्स, याद रखना ये ट्रिपल एक्स आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर जरूर सुना होगा, वो जो वीडियोस आती हैं दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू दिस ट्रिपल एक्स, ये वही है, ठीक है। सुपर वीमेन यानी कि आपको पता है इस औरत के सब कुछ बड़ा होगा, हाइट लंबी होगी, सर चेहरा बड़ा होगा, हाथ पैर लिम्स लंबे होंगे, ब्रेस्ट लंबी होंगी, प्लस में सर जो जेनाइटल पार्ट होता है दैट इज कंप्लीटली बिग, ठीक है। तो सारा सब कुछ इसके अंदर बड़ा होगा। तो ये होगा 44 प्लस में XXX, जो कि आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, समझ गए होंगे। और बाकी 44 प्लस में XXXYY यानी कि सुपर वीमेन हो जाती है, सुपरमैन होता है सॉरी, और क्लीनफिल्टर सिंड्रोम इसको कहा जाता है, ठीक है। अब अगली जो आती है ट्राइसोमी के बाद में, दैट इज, और तो आसान है, ज्यादा इतना वो डिफिकल्ट है नहीं। ट्राइसोमी के बाद में होती है सर ट्राइप्लोइडी। क्या होती है? ट्राइप्लोइडी। ट्राइप्लोइडी के अंदर ट्राई यानी कि 3 और प्लोइडी यानी कि नंबर ऑफ सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर, ठीक है। यानी कि ट्राई यानी कि 3 गुना हो जाते हैं क्या क्रोमोसोम्स, 23 के 3 गुना हो जाएंगे तो 69 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही अपने पास में सर टेट्राप्लोइडी यानी कि टेट्राप्लोइडी, उसके अंदर क्या पाया जाएगा सर, टेट्राप्लोइडी के अंदर 4n हो जाएंगे, यानी कि 23 का 4n कितना हो जाएगा सर, 92 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दो रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कि तिगुना हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि 69 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब पेंटाप्लोइडी होती है, लेकिन वो इतना होता नहीं है, जनरली बहुत रेयर होता है, तो वो होता ही है, वरना फिर 5 गुना हो जाएगा 23 का, ठीक है। तो ये होता है टेट्राप्लोइडी, ये होता है ट्राइप्लोइडी, ठीक है। आसान था, इसमें तो कुछ नहीं था। एक दो नॉर्मल बातें और लिख लो। क्या होता है भैया, जो मैं आपको बता देता हूं, विच इज लाइक, फर्स्ट होता है अपने पास में हैप्लोइडी, ठीक है। हैप्लोइडी के अंदर तो क्या होता है सर, 23 1 टाइम्स n के साथ में करेंगे तो 23 क्रोमोसोम्स पेयर आएंगे क्रोमोसोम्स के, ठीक है। और डिप्लोइडी के अंदर क्या होता है सर, डिप्लोइडी के अंदर डबल हो जाता है, 23 का डबल हो जाएगा n के साथ में तो 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं नॉर्मल। अपने पास में जितने भी सोमेटिक सेल्स है, यानी कि पूरी बॉडी जिससे बनी हुई है, दैट इज कंप्लीटली डिप्लॉइड। और अगर जो अपने पास में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो सेक्स जीन्स होते हैं, यानी कि गोनाड्स होते हैं, आदमी के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा, विच आर हैप्लोइड। याद रखना, स्पर्म एंड ओवा को छोड़ के पूरी बॉडी सब क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। ऑल बॉडी डिप्लॉइड सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर 46 होते हैं और इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। दोनों मिलते हैं, जब जाके 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं, तब जाके एक नया जिंदगी, नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो ये था हैप्लोइडी डिप्लॉइडी। अब आखिरी की जो एक डिजीज आती है, जो कि मैं आपको, मेरा जो मेन एम उसी डिजीज से रिलेटेड था, जो उसके बारे में आपको बता देता हूं, विच इज मोनोसोमी। मोनोसोमी, ठीक है। मोनोसोमी के अंदर क्या होता है कि सर, एक क्रोमोसोम यानी कि मोनो यानी कि 1 एंड सर सोमी यानी कि वही नंबर ऑफ सेट्स या फिर क्या नाम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाना, ठीक है। यानी कि 44 प्लस में नॉर्मली XX होता है किसका, फीमेल का। उस फीमेल के अंदर 1X विल गेट डिमिनिश्ड, या फिर नहीं मिलता है, नहीं बनता ही नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है। इस X की जगह XO लगा देंगे और प्लस में 44 होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोसोमी। याद रखना,
इसको दूसरा नाम जो कहलाता है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। वन सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं हो पाया जाता, डिक्रीज हो जाता है, दिस इज नोन एज क्या, टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, अब ये याद रखना, क्वेश्चन यही होता है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो मोनोसोमी ऑफ XY और ये 44XO, क्वेश्चन ये डाला जाएगा वहां से कि भैया 44XO को क्या कहा जाता है, तो टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। और इसको मोनोसोमी होती है किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की, फीमेल के अंदर होती है, एक एक्स की कमी हो जाती है, इसकी वजह से सर साइन सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, लिख लेना इतना। इसके बाद में कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे मैं आपको हल्का सा आखिरी के अंदर बता देता हूं, which sign symptoms will appear in this monosomy patient, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जो औरत होगी, जो लड़की होगी, दैट इज याद रखना, बस खाली 4S याद रखना, ठीक है, जो इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, यानी कि सर शॉर्ट तो स्टैचुर हो जाएगा, यानी कि जो उसकी हाइट होगी वो सर छोटी हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट स्टैचुर हो जाएगा, शॉर्ट ब्रेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट एंड वाइड हो जाएगी, यानी कि लड़की सर छोटी और थोड़ी सी मोटी सी हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट ब्रेस्ट यानी कि जो उसके ब्रेस्ट्स होते हैं वो छोटे हो जाएंगे, छोटे रहेंगे। और बाकी सर शॉर्ट ब्रेस्ट हो गया, वाइड हो गया सर, स्टैचर हो गया, और बस। और अगर शॉर्ट के अंदर सर शॉर्ट अदर ऑर्गन्स हो जाते हैं या फिर अदर लिव्स प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। तो ये होती है सारी रिलेटेड इससे कि भैया 4S हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी नहीं होता। और अगर जो इसके अंदर एबनॉर्मलिटी होती है, ये तो होगी नॉर्मल बात है, ठीक है। और जो इसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो एबनॉर्मलिटी होती है दैट इज एमनोरिया। एमनोरिया क्या होगा, एमनोरिया सर दो तरह का होता है, ये सर परमानेंट प्राइमरी एमनोरिया कोज कर देगा, यानी कि सर इस फीमेल के अंदर प्राइमरी एमनोरिया हो जाएगा। प्राइमरी सर इस फीमेल के अंदर एमनोरिया हो सकता है या फिर ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, ठीक है, एलोगोमेनोरिया हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया। तो ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका, जो लड़की शुरू से कभी भी उसको MC नहीं आई, ठीक है। अगर किसी औरत के, किसी लड़की के तो उसके अंदर MC नहीं आई, शुरू से जन्म से नहीं आ रही है, तो मोस्ट कॉमन कोज तो ये टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है। और अगर सेकंड मोस्ट कॉमन देखा जाए तो भाई मेयर रोकितांशिक कोस्टर रोसा सिंड्रोम होता है, MRKH सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर यूट्रस बनता ही नहीं है, अंदर की तरफ से एंडोमेट्रियम होता है, नहीं तो शेड ऑफ कहां से होगी, तो वो सारा सब कुछ सेकंड एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है। तो वो अलग हो जाता है इसके अंदर डिसऑर्डर। तो ये प्राइमरी के अंदर एमनोरिया का ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज होता है एमनोरिया से रिलेटेड। और प्राइमरी एमनोरिया ओलिगोमेनोरिया हो गया, 4S इसके अंदर साइन सिम्टम्स आते हैं, मोनोसोमी के अंदर देखने को मिलते हैं, और मोस्ट कॉमन कोज होता है। और एमनोरिया ना दो तरह का होता है, यानी कि देखो एमनोरिया का मतलब होता है कि MC साइकिल नहीं आना, ठीक है। अगर प्राइमरी एमनोरिया के अंदर तो टर्नर सिंड्रोम हो गया, सेकेंडरी एमनोरिया 3 कारण की वजह से होता है, या तो प्रेगनेंसी की वजह से होता है, प्रेगनेंसी के अंदर साइकिल नहीं आती है, या फिर भाई अगर औरत डिलीवरी के बाद में 6 महीने तक वैसे नहीं आती कि भाई दूध पिलाती है बच्चों को, तो तब तक नहीं आती है। देन इसके अलावा और एक अगर कोज हो जाता है भाई 45 यानी कि 50 साल के बाद में बंद हो जाती है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ द फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, जितने होते हैं वो खत्म हो जाते होते बाद में फिर दोबारा नहीं आएगी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमनोरिया होती है, याद रख लेना, मोस्ट कॉमन पूछी जाती है। इससे रिलेटेड एबनॉर्मलिटी पूछी जाती है। ओलिगोमेनोरिया क्या होती है, ओलिगोमेनोरिया यानी कि सर जैसे नॉर्मल साइकिल 28 दिन की आती है, इसके अंदर 35 दिन की आएगी, इररेगुलर आएगी और 35 दिन की आएगी, ठीक है। तो ये ओलिगोमेनोरिया होती है। और नॉर्मल इसके अंदर ब्लड लॉस होगा, वो अलग टॉपिक आ जाता है ओबीसी का। तो ये था यहाँ तक का सर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ नया समझने को मिला होगा आसान तरीके से। ये थोड़ा टॉपिक कंफ्यूजिंग सा होता है, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो को, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो। और बाकी आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, सभी भाइयों को।